बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों। आपका दोस्त यश सिंह बोल रहा हूं दोस्तों। मैं आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। दोस्तों, जब से मोदी सरकार आई है 2014 से, तब से आपने तो देखा होगा कि अचानक बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती है जो पिछले 75 सालों में भी आपने नहीं देखी होगी। जैसे कि अचानक नोटबंदी हो जाना, फिर नोटबंदी हो जाना, फिर अचानक कोविड के दौरान में आकर अचानक जो है कोविड लॉकडाउन कर देना, फिर अचानक से कुछ ऐसे कानून बदल देना भारत में। ठीक है, जैसे कि काले कानून आए थे किसानों के लिए कि भाई अब उनको प्राइवेट लोगों को बेचना पड़ेगा। तो इस तरह से आपने देखा होगा अचानक अचानक जो है बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो कभी आपने पहले 75 सालों में होते हुए तो कभी देखा नहीं होगा। और आपने ये भी देखा होगा मोदी काल में कि बैंक डूब जाते हैं। बैंक तो कभी आपने सोचा भी नहीं होगा बचपन से लेके आप अभी तक जितने उम्र के हुए होंगे कि बैंक भी डूब जाती है कभी। हमने तो यही देखा देखा था कि बैंक में आप पैसे रख दीजिए तो सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। लेकिन अभी तो आपने देखा होगा बड़े बड़े बैंक डूब गए। पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक इतना बड़ा बैंक था वो डूब गया, और कोई लक्ष्मी विलास बैंक था वो डूब गया। भारत का तीसरा चौथे नंबर पर आने वाला जो यस बैंक था वो डूब गया। DHFL जैसी इतनी बड़ी बड़ी कंपनी डूब गई जिसका कोई सवाल ही नहीं उठता रहा डूबने का। और इतनी सारी कंपनियां और भी कई ऐसे लिस्ट हैं जो कि लोगों को ज़्यादा दिखाई नहीं दिया होगा, या लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया होगा जिन चीज़ों में। तो आप देखते होंगे कि अचानक अचानक कितना कुछ, इतना बदलाव इतना तेजी से। और बदलाव क्या, ये एकदम बेहाल करने वाले जो हालात हुए हैं 2014 के बाद से मोदी सरकार में, ये तो आपने खैर देखा ही होगा। लेकिन आपने, मैं सोचता हूँ कि कभी कभी कुछ ऐसे भी कुछ माहौल ध्यान दिया होगा जो आपने ध्यान तो दिया होगा, देखा भी होगा, आपने महसूस भी किया होगा। लेकिन वो चीज़ें आपको सुनने में नहीं मिलती है सोशल मीडिया पे। और खैर मोदी मीडिया जो है वो तो वहाँ तो खैर सब कुछ अच्छा ही चल रहा है उनके हिसाब से पूरे भारतवर्ष में। जबकि कितना बड़ा उतार चढ़ाव चल रहा है भारतवर्ष में 2014 के बाद से, वो तो कभी आपने नहीं देखा होगा इस तरह का उतार चढ़ाव। और जो कि पूरे देश को झंझोर के रख दिया ऐसे उतार चढ़ाव ने। लेकिन मैं ऐसी कुछ बातें आपसे करना चाहता हूँ जिस जो आपने भी ख्याल किया होगा कि कई बार आपके सामने भी इस तरह की बातें आई होंगी। तो कुछ कुछ बातें मैं बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले आप कभी पहले आप किसी बैंक के ब्रांच वगैरह में जाते होंगे तो वहाँ पे आपको सब चीज़ एक सहूलियत सा महसूस होता होगा बैंकों में जाकर। ठीक है, वहाँ पे ब्रांच में काम का भी एक सिस्टम तरीका था, आपको सब क्लियर था कि ऐसे कुछ है, ऐसे ऐसे है। लेकिन जब से ये बैंक वगैरह मर्ज हुई हैं, बैंक बंद होने की खबर आई है चारों तरफ से, और कई बैंकों को ये भी खबर आ रहा है कि बंद कर दिया जाएगा, प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा। तो उनके स्टाफ जो हैं उनके तो मन में बहुत ज़्यादा पीड़ा है। क्योंकि भाई किसी भी की भी नौकरी जो है वही अगर खतरे में, सुबह शाम दिन रात 24 घंटा अगर उसके दिमाग में यही रहे कि उसकी नौकरी खतरे में है, तो वो व्यक्ति क्या मतलब तरीके से अच्छे से काम कर सकेगा? वो क्या कंफर्टेबल फील कर सकेगा? वो तो ठीक से नहीं कर सकेगा काम। तो आप देखते होंगे कभी भी बैंक के ब्रांचेस में जाके, ठीक है, तो वहाँ पे अच्छा आपको कुछ अच्छी सर्विसेज नहीं मिलती होंगी, स्टाफ भी अच्छे से कुछ काम करते हुए नहीं दिखाई देते हैं। हाँ, चीज़ें आपको ठीक नहीं मिलती हैं बैंक के ब्रांचेस में जाके। ठीक है, और बैंक की हर चीज़ों में तो बहुत बड़ा बड़ा कि हाई चार्जेस हो गए हर चीज़ में। चाहे चेक के चार्जेस हों, चाहे जमा खर्ची के चार्जेस हों, चाहे ट्रांजैक्शन के, पासबुक के, ATM यूज़ कम कर सकते हैं, फिर ज़्यादा यूज़ करेंगे आप तो और ज़्यादा चार्जेस देने पड़ेंगे। 4 बार आपने पैसे निकाल लिए, उससे ज़्यादा कर लिया तो और चार्जेस होंगे। और आपके खाते में पैसे कम रह गए तो 100 रुपये कट जाएंगे। हाँ, और 1000 से 2000 रुपया वो आपको रखना अनिवार्य हो गया है सरकारी बैंकों में भी। और लोन वगैरह के सबके रेट सब कितने हाई है।
तो पूरा सब चीज़ इतने बड़े बड़े कीमतों के बावजूद भी ग्राहक के रूप में आप अगर ब्रांचेज में जाते होंगे तो आपको वो सहूलियत नहीं महसूस होती होगी। हाँ, तो एक वहाँ पे जो वर्किंग इन्वायरमेंट है, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, जो एक तरीके से चलता था 2014 के पहले, वो आप जाके देख लीजिए और आपको भी महसूस हुआ होगा कि बैंकों में आप जाते हैं तो वो एक माहौल, एक स्टाफ का माहौल, एक जो एक सिस्टम था, सब कुछ गायब आपको दिखती होंगी बैंकों में जाके। तो आपको भी शायद ऐसा महसूस हुआ होगा, है कि नहीं दोस्तों? तो पहली तो ये बात आपको भी महसूस हुई और मुझे भी महसूस हुई। दूसरा, आप कभी भी देख लीजिए कि जब नेशनल हाईवे में, तो भाई आप पहले भी चलते थे, आज कोई नया तो नेशनल हाईवे में आप गाड़ी लेके नहीं जाते हैं। तो नेशनल हाईवे में ऐसा तो कुछ सुधार आपको भी नहीं दिखाई देता होगा कि नेशनल हाईवे बहुत कुछ अजीब से कुछ अच्छे हो गए हों। लेकिन आप देख लीजिए टोल टैक्स कितने ज़्यादा हाई हो गए। कभी आपने इतना इतना टोल टैक्स कभी दिया है? आप महसूस करिए या आप ध्यान दीजिए इस बात को। मैं आपको जो बोल रहा हूँ गलत कह रहा हूँ कि सही कह रहा हूँ, कि आप एक आम आदमी तो टोल टैक्स इतना चुका देगा, अगर वो 1000 किलोमीटर 500 किलोमीटर भी जाके आ जाए तो उसकी जेब के ऊपर में तो बहुत भारी पड़ता है वो टोल टैक्स ही टोल टैक्स। जबकि ऐसा तो कुछ नेशनल हाईवे पे आप देखेंगे, ऐसे तो कोई, यही नेशनल हाईवे इसी तरीके का बना हुआ 2014 के पहले ही से ही नेशनल हाईवे, तो ऐसा कुछ और आपको डेवलप तो कुछ तो नहीं दिखाई देता है। हाँ, नेशनल हाईवे के ऊपर में इतना ज़्यादा 86% जो है लोन बढ़ चुका है नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ऊपर में। ये जरूर काम हुआ है मोदी सरकार में। तो नेशनल हाईवे जो है उसकी हालत बिगड़ गई है अर्थव्यवस्था के रूप में। लेकिन आपको चुकाना भी ज़्यादा पड़ता है, लेकिन आपको तो कुछ ऐसी कुछ सहूलियत नहीं दिखाई देती होगी नेशनल हाईवेज में भी। तो ये भी दूसरा एक पॉइंट है जो आपने ध्यान दिया होगा। तीसरा, मैं एक बताता हूँ आपसे कि जैसे एक आईडी कार्ड्स को लेके बड़ा कन्फ्यूजन है आजकल, कि कहीं भी आप जाओ, जैसे कोई आप जाते हैं कोई मोबाइल की सर्विस के लिए, या बैंक में कोई आपको अपनी आईडी जमा करनी है, या किसी भी काम में आपको कोई आईडी जमा करनी है, तो 2014 के पहले तो ऐसा था कि कोई भी एक आप आईडी जमा कर सकते थे, फोटो आईडी, और कोई भी एक एड्रेस प्रूफ के हिसाब से आप कुछ जमा कर सकते थे। आपका टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी होता था, पैन कार्ड भी चलता था वगैरह, ये सारे दस्तावेज जो भी गवर्नमेंट के द्वारा मान्य हैं वो सब चलते थे। लेकिन आजकल आप देखे होंगे कि जहाँ भी आप अगर जाते हैं, कोई कुछ भी, जहाँ भी आपको डॉक्यूमेंट जमा करने का काम पड़ता होगा, वहाँ सीधा एक ही तरीका है कि आपसे सीधा ये बोला जाता है, सुनने में ये आता है कि सीधा आप आधार दे दीजिए। अब आप बताइए, आधार के अलावा अगर आपके पास आधार ना हो, और अगर आपकी जेब में अगर पैन कार्ड भी रखा हो, या एड्रेस प्रूफ के हिसाब से आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस भी रखा हो, तो भी आप देखेंगे कि उससे आपका काम नहीं बनता है। क्योंकि सामने वाला जो भी व्यक्ति आपको मिलेगा, चाहे टेलीफोन का आप ये मोबाइल कनेक्शन हो, या बैंक में स्टाफ हो, जो भी हैं, वहाँ उनके हिसाब से यही है कि आप आधार दीजिए तो तभी वो आईडी मानी जाएगी। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने तो खुलेआम कह दिया है कि आधार भी एक आईडी है। उसके अलावा जो भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड आईडीज हैं, जैसे आपका पासपोर्ट हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, वोटर आईडी हो गई, वो सब भी मान्य है कि नहीं? लेकिन आप देखेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसके बावजूद उसकी धज्जियां उड़ रही है। आप कहीं भी चले जाइए तो आधार ही आपको बोला जाएगा, और बाकी जो भी डॉक्यूमेंट आपकी जेब में है, समझ लीजिए आपकी जेब में ड्राइविंग लाइसेंस है, तो वो बिल्कुल मान्य डॉक्यूमेंट है, और उसको देकर भी आपका वो काम जो है, आप एक आईडी जमा कर सकते हैं, वो बिल्कुल सही है सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से। लेकिन फिर भी आप ये देखेंगे सामने में लोग आनाकानी करेंगे, कन्फ्यूज़न का माहौल है। मेरा कहने का मतलब है कि एक इन्वायरमेंट में डॉक्यूमेंट्स को लेके बड़ा एक कन्फ्यूज़न हो रखा है भारतवर्ष में। क्या आपने इस तरह का कुछ मतलब महसूस नहीं किया है कि बड़ा एक कन्फ्यूज़न का माहौल चल रहा है
कि भाई एक आईडी हो तो आधार ही चलेगी, बाकी कोई तो कुछ आईडी चलती नहीं है। तो ये भी शायद आपने ध्यान दिया होगा, मैंने तो महसूस किया है ऐसा। तो बड़ा कन्फ्यूजन का माहौल हो गया। फिर और है आपका कि बैड स्टेट ऑफ रेलवे। अब रेलवे में आप जाते होंगे तो इतना रेलवे की आप देख सकते हैं, जो मैनेजमेंट 2014 के पहले रेलवे का अच्छा मैनेजमेंट था। जो भी ग्रेड हो, चाहे आपकी थर्ड टीयर हो, चाहे सेकंड टीयर एसी हो, चाहे फर्स्ट एसी हो, चाहे आपके स्लीपर हो नॉर्मल, चाहे चेयर कार हो, सभी तो थी पहले भी जो आज भी चल रही है। नया तो कुछ भी नहीं किया है मोदी सरकार ने रेलवे में। हाँ, टिकटों के दाम इतने बढ़ा दिए हैं कि आप जो 1300-1400 रुपये में अगर थर्ड एसी का टिकट खरीदते थे तो वहाँ 3500 रुपये में, 4000 रुपये में मिलेगा आपको। आप अगर कोई 1800 रुपये में खरीदते थे सेकेंड एसी का टिकट, तो वो आज आपको 4500-5000 में मिलेगा। और फर्स्ट एसी का जो है वो आप अगर लेते होंगे 2500-3000 में, तो वो आज आपको 6000, 6500, 7000 में जो फ्लाइट की टिकट होती है उसके करीब करीब जो है फर्स्ट क्लास फर्स्ट एसी की जो टिकट होती है वो उसके दाम कर दिए गए मोदी सरकार में। तो आप देखते होंगे 3-3 गुना तो रेल की टिकटें बढ़ गई है। जो आम आदमी के कहा जाता था कि रेल तो आम आदमी की सवारी के लिए बनी है, जो आम आदमी चल सके, तो अब आप देख लीजिए इतना इतना गुना भाड़ा बढ़ चुका है। आपने भी महसूस किया है कि नहीं किया है मुझे पता नहीं, आप कमेंट करके लिखिए। तो इतना किराया कुछ बढ़ गया, रेल भाड़ा बढ़ गया, तो उस हिसाब से क्या आपको सहूलियत दिखाई देती है रेल में कि भाई इतनी ज़्यादा कुछ, बहुत ज़्यादा कुछ आपको वैसा दिखाई दे कि बहुत खाना बहुत अच्छा मिल रहा है, या बहुत फैसिलिटी अच्छी हो गई, या रेल्स जो ट्रेनें हैं बहुत ज़्यादा एकदम टाइम पे बहुत ज़्यादा चल रही है, कुछ एक्स्ट्रा कुछ डेवलपमेंट आपको अगर दिखाई देता है रेल में तो आप बताइए। ठीक है। बल्कि आप ये देख सकते हैं कि 2014 के पहले जो था रेल का एक रख रखाव और एक मैनेजमेंट ज़्यादा अच्छा था आज के कंपैरिजन में, जबकि भाड़ा भी कम था। और अब इतना भाड़ा बढ़ने के बावजूद भी, और आप माहौल देख लीजिए रेल के अंदर में, क्योंकि और ये माहौल जो है स्टाफ, रेलवे के स्टाफ से भी आप बात करिए तो वो भी वैसे ही रहते हैं कि भाई आजकल तो रेल भी प्राइवेटाइज हो जाएगी, रेल उनकी नौकरियां भी प्राइवेटाइज हो जाएगी, किसी प्राइवेट कंपनी को रेल दे दी जाएगी। तो उनका भी वैसा ही मन विचार उसी तरीके का है कि भाई किसी की नौकरी अगर छूटने का विचार अगर उसको ऐसा लगता है, डर रहता है किसी के व्यक्ति के मन में, तो उसका भाव कैसा रहेगा, उसका वो वर्किंग इन्वायरमेंट, वो क्या काम करेगा बंदा, बताइए आप। तो कहने का मतलब है कि मानसिक मजबूती जो है वो बिल्कुल जो है गायब मिलेगी आपको लोगों के दिमाग से, और उसका नज़रिया तो आपको दिखाई देता है हर जगह। तो रेल की बात हो गई, फिर आप देख लीजिए कि लोगों ने घूमना फिरना भी जो है, लोकल में जितने लोग ज़्यादा घूमा फिरा करते थे अपने गाड़ियों बाइक वगैरह लेके, तो लोकल में भी लोग घूमना फिरना कम कर दिया है लोगों ने। क्योंकि जो 2014 के पहले जो ये पेट्रोल डीजल के जो भाव थे उससे तो इतने ज़्यादा भाव हो गए। आप खाने की जो जो चीज़ होती है वो तो महंगी है ही, लेकिन इसके अलावा आप पेट्रोल और डीजल आप देखिए, अब कोई नॉर्मल आदमी 100 रुपये, 110 रुपये के हिसाब से अगर पेट्रोल कैसे खरीदे, कैसे चले, बताइए आप। ज़्यादा बेमतलब में तो घूमता ही नहीं है कोई भी आदमी। तो ये इतने महंगा हो गया डीजल पेट्रोल इस सरकार के टैक्स के रूप में चूसने के वजह से, लोगों का पैसा चूसने की वजह से। तो लोकल में लोग क्या घूमते फिरते थे, वो भी आजकल देखते हो आप घूमना फिरना कम कर दिया है लोगों ने। फिर आप ये देख लीजिए लोग वेकेशन मनाने के लिए भी जो है, मतलब अपने स्टेट के बाहर हिल्स में जाते थे, हाँ, या छुट्टियां मनाने के लिए भारत में भी कहीं जाते थे, तो वो भी बहुत आपको कम दिखाई देगा, क्योंकि लोगों के मन में वो खुशी और एक अच्छा माहौल, एक दिमागी एक अच्छा जो एक था कंफर्ट लेवल जो था 2014 के पहले, जो काम धंधे वगैरह जो अच्छे थे उसकी वजह से एक माहौल अच्छा था, एक डिसिप्लिन का माहौल था
पूरे भारतवर्ष में, और अर्थव्यवस्था अच्छी थी, लोगों की नौकरी और वगैरह, और जॉब्स अच्छी थी प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर में सब जगह, और महंगाई इतनी नहीं थी, तो उसके वजह से एक माहौल बड़ा अच्छा था। लोगों की अर्थव्यवस्था भी अच्छी थी तो घूमने भी जाते थे, महंगाई भी इतनी नहीं थी, तो वो भी आप देखते होंगे लोग घूमने फिरने भी तो कम जाते हैं। तो शायद आपने भी महसूस किया होगा ये इस तरह की चीज़। तो फिर आप नेक्स्ट एक पॉइंट ये भी मैं बोल रहा हूँ कि पीपल मूड जो जो लोगों का जो मूड है वो बड़ा एजिटेटेड सा आपको मिलेगा। आप किसी भी उम्र के आप व्यक्ति से आज भारतवर्ष में देखिए, अपने आस पड़ोस से शुरू करिए, आसपास कहीं भी घूम के देखिए, एक लोगों का जो एक मानसिकता जो थी 2014 के पहले, वो आपको एक बदली हुई नजर आएगी। एक लोगों का मूड एक बदला हुआ नजर आएगा। एक मूड के अंदर में एक जो है टेंशन, टेंस्ड जो है दिमाग, या टेंशन से भरा हुआ कुछ एक मानसिकता जो है वैसी नज़र आएगी आपको लोगों में। एक कंफर्ट लेवल जो था लोगों का, क्योंकि इतनी अचानक अचानक जो ये सरकार ने ऐसे ऐसे अचानक उठ के जो डिसीजन ले लेती है सरकार, इसके वजह से पूरा देश के लोगों का मूड और मिजाज जो है वो टेंस्ड हो गया माहौल। तो लोगों से भी आप बातचीत करिए या लोगों को देखिए तो बड़ा एक टेंस सा माहौल, टेंस सा मूड नज़र आता है लोगों का। शायद आपने भी ऐसा ख्याल किया होगा, देखा होगा, मुझे लगता है मैंने तो इस तरह का मतलब फील किया है, तो मैं आपसे भी शेयर कर रहा हूँ। आप भी कमेंट करिए दोस्तों, क्या आपने ऐसा नहीं देखा है माहौल एजिटेटेड टाइप का, लोगों का मूड मिजाज चारों ओर, आम लोगों का या सभी लोगों का, देशवासियों का। फिर आप देख लीजिए कि जो फ्लाइट की टिकटें हैं वो कितनी ज़्यादा महंगी हो गई है 2014 के बाद में। तो इतनी महंगी फ्लाइट की टिकटें हो गई हैं फ्यूल प्राइस बढ़ने से, टैक्स बढ़ने से, ठीक है। तो इससे तो बहुत ज़्यादा कम रेट हुआ करती थी टिकटों की। तो ये भी एक आप देख लीजिए, तो इतनी तो कोई सहूलियत मेरे ख्याल से बड़ी नहीं होगी एयरपोर्ट में या फ्लाइट्स में कोई ऐसी सुविधा आपको मिलती हो, लेकिन टिकट का तो आप देख रहे हैं ये क्यों महंगी हुई है। सिर्फ एक ही कारण है कि फ्यूल प्राइस इतना ज़्यादा है, टैक्स इतना ज़्यादा कर दिया सरकार ने, तो जो महंगाई वाला जिसको बोलते हैं बहुत बढ़ा दी है, तो फिर वो भी आपकी जेब के ऊपर ही है। फिर आप देख लीजिए लोगों में खुशी का माहौल भी बहुत कम है, और लोग एजिटेटेड हैं। आप देख रहे होंगे ये एक पूरे भारतवर्ष, एक देश का पूरा माहौल जो है कितना बदला हुआ नज़र आता है दोस्तों, ठीक है। लोगों में खुशी खुशी कहाँ नज़र आती है बताइए आप। अगर लोगों की मानसिकता जो है वो डिस्टर्ब्ड रहेगी, ठीक है, लोगों की कमाई के साधन जो है वो नहीं रहेंगे, लोगों के बच्चों के जॉब लगने के, नौकरी लगने के आसार नहीं दिखेंगे लोगों को, कंपनियां डूबती हुई दिखाई देती है, इतनी कंपनियां डूब जाती हैं, वो दिखाई दे रही है लोगों को। बैंक जैसे संस्थान जो कभी नहीं डूबते थे वो डूब गए, ठीक है। चारों ओर मिसमैनेजमेंट, चारों ओर हर तरफ देखिए टैक्स बढ़ा हुआ, महंगाई, ठीक है। तो हर तरीके से देखिए जो माहौल है भारतवर्ष में, बड़ा टेंस्ड माहौल आपको भी फील होता होगा, इसलिए मैं आपसे ये शेयर कर रहा हूँ। तो इसके वजह से क्या हुआ, अब तो हैप्पीनेस इंडेक्स में रैंकिंग एकदम डूब गई, नीचे आ गई हैप्पीनेस रैंकिंग इंडेक्स। तो ये हैप्पीनेस रैंकिंग जो वर्ल्ड वाइड जो पूरे विश्व में जो हैप्पीनेस इंडेक्स जो हुई है, इसकी तो मतलब रैंकिंग बिल्कुल सही हुई है दोस्तों। तो इसका कारण यही है जो मैंने आपसे अभी बातचीत करके बताई है। आपको भी और इस तरह की और कुछ महसूस कुछ ऐसा हुआ हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके लिखिए दोस्तों, और अपने लोगों से, अपने जान पहचान में सबसे शेयर भी करिए। इस तरह की ये विचारों की बात है जो मैंने आपके साथ शेयर किया, तो शायद उनको भी ऐसा फील होता होगा, तो लोग जो है वो भी सुन के और फिर उसमें कुछ और भी कमेंट कर सकते हैं।
क्योंकि जब तक हम माहौल के बारे में ये बात नहीं करेंगे सत्य सत्य रूप में कि क्या माहौल है, क्या प्रॉब्लम क्या है हमारे देश में, वो क्यों है, किस इस प्रॉब्लम की वजह से क्या हो रखा माहौल, अगर हम इस चीज़ को नहीं पहचानेंगे दोस्तों, तो हम इसके ऊपर में फिर इसका सॉल्यूशन नहीं खोज सकते हैं भविष्य के लिए। इसलिए पहले जो है हमें प्रॉब्लम को डिटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है कि गलती कहाँ है, प्रॉब्लम क्या हो रखी है हमारे समाज में, हमारे देश में 2014 के बाद से इतना माहौल बदला हुआ क्यों नज़र आ रहा है, और इसकी फिर इसका क्या सॉल्यूशन है, तभी हम सोच सकते हैं। तो इसलिए इस चीज़ को समझना भी ज़रूरी है दोस्तों। तो ये मैंने आपसे कुछ अपनी बातें शेयर की है। आपको अच्छा लगा हो तो आप भी शेयर करिए और कमेंट भी करिए दोस्तों। और आपका जुड़ने के लिए दोस्तों बहुत बहुत आपका धन्यवाद। इसी तरह जुड़े रहिए मेरे साथ। इसी तरह आपको कुछ नए जो है विचार मिलेंगे, आदान प्रदान होंगे। आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत फिर से धन्यवाद करता हूँ। आपका दोस्त यश सिंह साइनिंग ऑफ। सत्यमेव जयते।